अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑपरेशन तज्ज़िया विद शारिक मकबूल। आज ये करिकुलम वाला जो हमारा व्लॉग है या उसकी एक सीरीज़ है, ये उसका दूसरा व्लॉग है। पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया कि एक निसाब या करिकुलम क्यों ज़रूरी होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि यकसा तालीमी निज़ाम या सिंगल नेशनल करिकुलम क्या होता है और क्यों ज़रूरी होता है। इस पे आज हम देखेंगे, पाकिस्तान को भी मद्देनज़र रखते हुए, कि आखिर इसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स लाकर हम क्या क्या चेंजिंग्स अपने मुल्क, अपनी कौम और आवाम में ला सकते हैं। तो देखते हैं कि पाकिस्तान के सोशल और पॉलिटिकल सर्कल्स में बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि पाकिस्तान में किसी तरह से एक ऐसा तालीमी निज़ाम नाफिज किया जाए जो तमाम तर सोसाइटीज़ और कल्चरल के लिए यकसा होना चाहिए। इसमें किसी किस्म की तफरीक ना हो, इसमें अमीर या गरीब में फ़र्क ना हो। जो एक अमीर के बच्चे को तालीम मिलती है वही एक गरीब के बच्चे को भी मिलनी चाहिए। मैं आपको बताता चलूं कि यकसा तालीमी निज़ाम को जब भी आप स्टडी करेंगे तो इसमें आप बेसिक, एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन को देखेंगे, क्योंकि हायर एजुकेशन पर जाकर तालीम वैसे ही बदल जाती है और वहाँ पर एरिया ऑफ इकोनॉमिक्स पर आपकी तालीम बेस करती है। तो जब भी हम यकसा तालीम निज़ाम की बात करते हैं तो हम एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन की बात करते हैं। ये कौन लोग थे? क्या ये पैदा होते ही बिल गेट्स बन गए थे, स्टीव जॉब्स बन गए थे, और इतने बड़े बड़े नाम बने कैसे? आखिर कैसे ये बन गए, इस पे थोड़ा सा हम देखेंगे। नहीं, इन्हें अमेरिका के इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम ने एक अच्छी तालीम दी, इनकी सलाहियतों को फर्निश किया। अल्टीमेटली ये लोग टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक ऐसा इनकलाब ले आए जिससे आज तक अमेरिका की इकोनॉमी को, सोसाइटी को फ़ायदा हो रहा है, और हर लिहाज से इस मुल्क को फ़ायदा होने की वजह से जिन्होंने एक यकसा तालीम निज़ाम, इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत इन लोगों की तालीमी सलाहियतों को मजबूत किया। अब अगर हम पाकिस्तान का केस देखें तो क्या पाकिस्तान में यकसा तालीमी निज़ाम इम्प्लीमेंट हुआ था? हम पाकिस्तान की हिस्ट्री देखते हैं तो हमें पाकिस्तान में हर लेवल पर डिवीज़न नज़र आती है। यानी यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल के एजुकेशन का बिल्कुल निसाब चेंज है और प्राइवेट स्कूल एजुकेशन का बिल्कुल निसाब चेंज है। यानी अमीर का बच्चा एक अलग तालीम ले रहा है और गरीब का बच्चा एक अलग तालीम ले रहा है। और बाद में आप कहते हैं कि इन दोनों का मुकाबला करवाया जाए, तो मुकाबला कैसे हो सकता है? यानी पॉसिबल नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो अच्छा या वो बुरा, दोनों का निसाब ही चेंज है तो मुकाबला पॉसिबल नहीं होता है। पर बाद में ये एक अलग बहस है कि कौन अच्छा और कौन बुरा, या कौन ज़्यादा अच्छा कौन कम अच्छा है, क्योंकि बुरा तो तालीम लेने वाला कभी हो ही नहीं सकता है। लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये ज़्यादा अच्छा और ये कम अच्छा है। सिर्फ तालीमी डायनामिक्स में ही नहीं, रिलीजियस, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डायनामिक्स में हर जगह हम देखते हैं एक आम आदमी या एक कैपिटलिस्ट के दरमियान ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और इसी चीज़ ने हमारे निज़ाम को कभी भी मजबूत नहीं होने दिया। क्योंकि पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल लेवल पर जो डिवीज़न थी, जो लीडरशिप थी, उन्होंने इस चीज़ पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो पाकिस्तान में यकसा तालीमी निज़ाम तो कभी भी नाफिज नहीं हो सका। देखिए, असल में होता यही है कि ये जो लेवल्स होते हैं ना, जो हम कहते हैं कि गरीब, मिडिल क्लास, फिर एलीट क्लास, ये लेवल हर चीज़ में, तालीम के अलावा अगर हम देखते हैं हर चीज़ में हमें ये लेवल्स दिखते ही दिखते हैं, इनका वाज़ेह फ़र्क होता है। लेकिन कम से कम दुनिया भर में ये एक फ़र्क आ गया है कि अब तालीम सबके लिए सेम रहेगी। बाकी ठीक है, दूसरे मराहिल में या दूसरी जो ज़िंदगी के शोबाजात हैं उनमें आपके लेवल्स भले अलग रहें, आप अपना प्रोटोकॉल चाहते हैं, आपको प्रोटोकॉल मिल जाए, लेकिन कम से कम तालीम सबके लिए एक होनी चाहिए, और ये ज़रूरी अंग है हमारी ज़िंदगी का। यानी किसी भी इंसान की ज़िंदगी का ये ज़रूरी अंग है, और इंसान का पैदाइशी हक़ है कि उसको तालीम सबको एक जैसी मिलनी चाहिए। न कि ये कि यार इसके पास पैसे कम है तो उसको हल्की वाली तालीम दो, उसके पास पैसे अच्छे हैं तो उसको अच्छी वाली तालीम दो। हमारा मुल्क 3 तरह के तालीम निज़ामों में तकसीम का शिकार है इस वक्त। पहला, प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम कहा जाता है, जो सिर्फ़ और सिर्फ एक अमीर बच्चे के लिए है। इसके बाद एक और तालीमी निज़ाम आता है जिसे पब्लिक स्कूल कहा जाता है, जो एक और मिडिल क्लास के लिए है। और फिर एक तीसरा निज़ाम आता है मदरसा सिस्टम, जो सिर्फ़ और सिर्फ गरीब के बच्चों के लिए है।
मकसद हम यहाँ पे भी बाज नहीं आए, हमने गरीब को यहाँ पे भी दूर अलग कोने में बिठाया हुआ है। कितनी शर्म की बात है हमारे लिए। हम देखते हैं कि एक गरीब का बच्चा बीकन हाउस एजुकेटर जैसे तालीमी इदारों में नहीं पढ़ सकता, बिल्कुल नहीं पढ़ सकता, क्योंकि उनकी फीसेस इतनी ज़्यादा हैं कि गरीब का बच्चा तो छोड़े, मैं मिडिल क्लास वाला मैं भी अपने बच्चों को बीकन हाउस में नहीं पढ़वा सकता हूँ, क्योंकि उनकी फीसेस इतनी ज़्यादा है। और इसी तरह एक अमीर वालिदैन अपने बच्चों को किसी मदरसे में नहीं भेजेंगे तालीम के लिए। उसकी वजह यह है कि वो ये कहते हैं कि यार ये गरीबों के साथ बैठ के कहीं इसकी दिमागी सिचुएशन जो है गुरबाना जैसी ना हो जाए, इसीलिए हम उनको नहीं भेजेंगे। और हम अपना एक बहरहाल जो फ़र्क है गरीब और अमीर का वो हम कायम रखेंगे, जिस वजह से वो कभी भी मदरसे नहीं भेजेंगे। हालांकि वो मदरसे भेज सकते हैं, गरीब का बच्चा तो गरीब बेचारा बीकन हाउस स्कूल में भेज ही नहीं सकता है। अमीर भेज सकता है लेकिन वो भेजना चाहता नहीं है। तो इन 3 तरह के तालीमी निज़ामों ने पाकिस्तान सोसाइटी को पोलराइज कर दिया है, 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, अमीर, लोअर मिडिल और गरीब। अब हमारे तबका बेसिकली लोअर मिडिल में आता है, और हकीकतन इस वक्त जिस तरह की महंगाई चल रही है शायद हम जैसा तबका भी अब गुजर सफ़र करने के लायक नहीं बचा है। और फिर इसी तरह से ये डिवीज़न हमारी इकोनॉमी में भी नज़र आती है। एक अमीर औलाद वो कभी भी हमें मदरसों में नहीं नज़र आएगी, लिहाजा वो हमें हमेशा पाकिस्तान में डोमिनेट करती हुई नज़र आएगी, पॉलिटिकल लेवल पर भी और इकोनॉमिकल लेवल पर भी। लेकिन मेरा नज़रिया इसके थोड़ा सा बरअक्स ये है कि कमाना या पैसा ये कभी भी एजुकेशन से नहीं मिलता, ये किस्मत से मिलता है। मैंने बहुत से ऐसे गरीबों को देखा है जो कि बचपन में बहुत ज़्यादा गरीब थे, लेकिन इस वक्त वो पाकिस्तान के रईसों में आते हैं, और ऐसे रईसों को देखा है जो कि पुराने बहुत अमीर थे लेकिन इस वक्त वो इंतहाई गरीब है। तो एजुकेशन जो है वो पैसा नहीं देती है, हाँ अलबत्ता शुरुआती आपको बैकअप देती है, पुशअप देती है, बूस्ट करती है। उसमें से बहुत से उठ भी जाते हैं और बहुत से नहीं भी उठ सकते, यानी अगर हम कह सकते हैं कि 50-50% का रेशियो है तो बिल्कुल सही है। और एक जो गरीब बच्चा है वो हमेशा मदरसों के अंदर या किसी लो लेवल पर ज़िंदगी गुजारता हुआ नज़र आएगा। तो इन डिवीज़न ने पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम को डिस्टर्ब करके रख दिया है और 3 तरह के स्टेटस डिवाइड कर रखे हैं। ये डिवीज़न पहले इतनी शिद्दत की डिवीज़न नहीं थी, असल में ये डिवीज़न पैदा हुई है ज़िया-उल-हक के दौर के बाद। हम पहले यानी हम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं, लेकिन हम जैसे जो बड़े होते गए तो गवर्नमेंट स्कूल का रुझान निकलता गया, यानी मिडिल क्लास से ना, अब वो सिर्फ लोअर क्लास के लिए यूज़ हो रहा है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ज़िया-उल-हक के दौर के बाद से लेकर ये एक सिस्टम जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, क्योंकि ज़िया-उल-हक ने अपने दौर में इस्लामाइजेशन को इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये एक बात बहुत अजीब थी कि एक तरफ मदारिस को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा था और दूसरी तरफ वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को या प्राइवेट स्कूल सिस्टम को प्रोमोट किया जा रहा था। तो इसका मकसद ये था कि जो बड़े बड़े ब्रिगेडियर्स, मिलिट्री जनरल्स, ब्यूरोक्रेट्स कभी भी नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चे मदरसों में पढ़ें या पब्लिक स्कूल में पढ़ें। तो एक तरफ जहां एक आम आवाम के लिए, एक आम पाकिस्तानी क्लास के लिए मदारिस सिस्टम को मजबूत किया जा रहा था, और दूसरी तरफ एक नैरोलेट्स के लिए प्राइवेट स्कूलिंग सिस्टम को भी मजबूत किया जा रहा था। तो ज़िया-उल-हक के दौर से ही ये डिवीज़न शिद्दत इख्तियार कर गई, और आज हम देखते हैं कि इन्होंने एजुकेशन सिस्टम में हमारी पूरी पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सोसाइटी में डिवीज़न डाल दी है। मौजूदा हुकूमत का नैरेटिव भी यही है कि यकसा तालीमी निज़ाम होना चाहिए। ये सिर्फ नैरेटिव तक की हद तक है, अदरवाइज़ सीरियसली इस चीज़ को सिवाय इमरान खान के और बाकी किसी ने भी नहीं लिया, क्योंकि इमरान खान को भी आखिर तक करने नहीं दिया गया। इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूँ तो उतनी शिद्दत से इम्प्लीमेंट नहीं करने दिया गया, हाँ अलबत्ता कुछ हद तक वो इम्प्लीमेंट हो पाया। अब हम बात करते हैं कि मौजूदा हालत के पेश नज़र इस निज़ाम का नफाज किया जा सकता है या नहीं। तो मेरा ज़ाती तौर पर मानना ये है कि इन शॉर्ट रन हम यकसा तालीम निज़ाम या सिंगल नेशनल करिकुलम को नाफिज नहीं कर सकते हैं। तो 2-3 बड़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से हम पाकिस्तान में सिंगल नेशनल करिकुलम को इन शॉर्ट रन नाफिज नहीं कर सकते हैं। जहाँ सूबों को अख्तियारात दिए गए हैं वहाँ तालीम की डायनामिक्स भी डिवाइड हो गई हैं। हर सूबा अपने अपने सूबों में अपनी मर्ज़ी का तालीमी निज़ाम नाफिज करे, अपनी तालीमी पॉलिसी बनाए, और वो तालीमी पॉलिसी जो है वो फॉलो करे फेडरल को।
آج ہر صوبہ اپنی تعلیمی پالیسی بنا بھی رہا ہے اور تعلیمی پالیسیز ایک صوبے کے دوسرے صوبے سے میچ بھی نہیں کھا رہی ہیں۔ اسی لیے ہی اگر ایک فیڈرل نظام کو جب فالو کیا جائے گا تو سب کی تعلیمی نظام آپس میں میچ بھی کر پائیں گے۔ اس سے ہوا کیا، ہم ایک انٹیگریٹڈ نیشنل کریکولم نہیں لا سکے، نہیں بنا سکے، تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے ہمارے لیے۔ اس وقت عمران خان کی حکومت بضد تھی کہ وہ ایک یکساں تعلیمی نظام پورے ملک میں نافذ کرنا چاہتے تھے، لیکن کرتے کیسے؟ کیا ان کی حکومت چاروں صوبوں میں تھی؟ نہیں تھی، حالانکہ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ اس کو کسی طرح کیا جائے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو صوبائی حکومت ہے وہ اپنی اگر بات پہ آ جائے یا ضد پہ اڑ جائے کہ مجھے نہیں کرنا ہے، تو پھر آپ سوائے ان کو منانے کے اور آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ زبردستی ان کے پاس اپنا تعلیمی نظام رائج کروا سکے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وفاقی حکومت صوبوں کی تعلیمی پالیسی میں مداخلت نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا وفاقی حکومت کے لیے ایک بہت بڑی مشکل تھی کہ وہ ایک یکساں تعلیمی نظام کو نافذ تمام صوبوں میں نہیں کر سکتی تھی۔ اب ہم سوسائٹی لیول پر بات کرتے ہیں۔ ہم 4 صوبے ہیں اور ہمارے ہاں ہر طرح کے کلچر اور مذاہب ہیں، سوسائٹیز ہیں۔ ہم چاروں صوبوں کی مختلف زبانیں ہیں، کہیں بلوچی، کہیں پشتون، کہیں پنجابی، کہیں اردو، کہیں سندھی۔ تو اتنے بڑے لیول پر زبانی تفریق ہے، کلچرل لیول پر تفریق ہے، تو کیسے آپ ایک یکساں تعلیمی نظام کو نافذ کر سکتے ہیں جو کہ تمام صوبوں کی ضروریات کو پورا کر سکے، ان کو اکٹھا کر سکے، ان کو مضبوط بنا سکے، پاکستان کے نیشنل انٹیگریشن کو مضبوط کر سکے؟ تو جہاں پر اتنی زبانی اور کلچرل تفریق پائی جاتی ہو وہاں پر ایک یکساں تعلیمی نظام کو نافذ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا کہ آپ کے پاس اتنا تعلیمی بجٹ ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی رکھا ہی نہیں ہے اتنا بجٹ کہ آپ ایسے تعلیمی نظام کو نافذ کر سکیں۔ کتنا پرسنٹ آپ جی ڈی پی کا تعلیم کو دیتے ہیں؟ مشکل سے 1، 1.5 یا 2% سے زیادہ تو آپ افورڈ بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی تعلیم کو جی ڈی پی سے ایک بڑا سا حصہ دے سکیں اور تعلیم پہ ایک بڑا بجٹ خرچ کر سکیں تاکہ آپ کی تعلیم بہتر سے بہتر ہوتی جائے۔ جیسے کہ میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں بھی بتایا تھا کہ بیسیکلی تعلیم سے زیادہ ضرورت ہے تربیت۔ اگر تربیت اچھی ہے تو تعلیم خود بخود اچھی ہو جائے گی۔ اور ویسے اگر ہم دیکھتے ہیں تو تعلیم خود بھی ایک تربیت کا حصہ ضرور ہے، لیکن سوچیں کہ تربیت جو ہے وہ تعلیم کا حصہ نہیں ہے، تعلیم تربیت کا حصہ ہے۔ اور اگر آپ زبردستی اس نظام کو نافذ بھی کر دیں تو جتنے بھی ٹرینرز ہیں وہ خود اتنے آؤٹ ڈیٹیڈ ہیں یا ان کو اس نظام کی اتنی واقفیت ہی نہیں ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو ٹرین کر سکیں یا ان کو اس تعلیمی نظام کے حساب سے یا اس کے مطابق تعلیم فراہم کر سکیں۔ تو آخر میں بات کریں گے کہ تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو ملک کے اکنامیکل، فائنینشیل اینڈ پولیٹیکل اسٹرکچر اور ملک کے مستقبل کو سنوارتا ہے۔ تو آج ہم بہت سے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں جس میں سب سے بڑا مسئلہ ہمارا اکنامی ہے، اس سے بڑا مسئلہ ہمارا ویک پولیٹیکل سسٹم ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مذہبی معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ ان سب کی بڑی وجوہات یہی ہے کہ لوگ ہمارے باشعور نہیں ہیں۔ بدقسمتی سے ہماری قوم میں شعور نہیں ہے اور شعور تعلیم حاصل کرنے سے ہی آتا ہے، لہٰذا ہمیں دوسرے ترقی یافتہ اور باشعور تعلیمی نظام رکھنے والے ممالک سے سبق سیکھنا چاہیے کہ کس طرح انہوں نے ایک تاریخی نظام سے ایک روشن تعلیمی نظام کو حاصل کرنے کی جدوجہد کی اور آج وہ دنیا کے بہترین تعلیمی نظام کو نافذ کرنے میں نہ صرف کامیاب ہو سکے ہیں بلکہ ان کا تعلیمی نظام دنیا کے بہترین نظاموں میں سے ایک ہے۔ اس طرح کے تمام ریسرچ ٹاپکس میں آپ کے سامنے لاتا رہوں گا وقتاً بوقتاً، کیونکہ اب ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہم ٹاپکس کو چنیں گے اور ہر ٹاپک پہ اگر جتنی بھی ویڈیوز بن سکتی ہیں، یعنی آپ کو میکسیمم انفارمیشن جو بیسک انفارمیشن ہے وہ پہنچانے تک اگر 1، 2، 3، 4 ویڈیوز جتنی بھی بنتی ہیں وہ ہم آپ کو بنا کے پیش کریں گے، اور ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اس طرح کی ہماری تمام ریسرچ رپورٹس کو بہت غور سے سنیں اور اس میں سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں خبروں کے ساتھ۔
کیا دیکھنا اور کیا سننا چاہتے ہیں ہمیں اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے. آپ کو کس معاملے میں کس ٹاپک پہ ریسرچ رپورٹ چاہیے اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے. چینل کو سبسکرائب کیجیے, ویڈیو کو لائک کیجیے, اپنی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجیے. شکریہ. پاکستان زندہ باد.